मतलब इंसुलेटर से मुराद जैसे कि जो किताब है आपकी बुक है वो पेपर का बना हुआ इंसुलेटर है, जैसे कि कोई गत्ता वगैरह जो होता है वो इंसुलेटर होता है। उसमें हमने होल बनाकर, इस तरीके से होल बनाकर कंडक्टर को दरमियान से लगा दिया। मतलब मैंने एक सही है बुक को लिया या किसी गत्ते को लिया, उसके दरमियान में होल करके हमने कंडक्टर को रख दिया। क्योंकि गत्ता इंसुलेटर होता है तो उसमें जो है वो फ्लो, उसके अंदर जो है वो करंट नहीं आएगा। तो ये यहाँ से जब हमने कंपास की मदद से लाइन ड्रॉ की तो ये लाइन कंपास से निशान लगाते गए तो ये लाइन हमें कैसा मिला, सर्कुलर। तो ये प्रैक्टिकल करने के बाद हमें पता चला कि कभी भी किसी वायर से करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, सही है, सर्कुलर मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये प्रैक्टिकल करके हमें पता चला इस तरीके से। जैसे आप मैट्रिक में प्रैक्टिकल करते थे, एक मैग्नेट रखते थे एन और एस, तो लाइनें यूं बना देते, एन से एस, एन से एस के दरमियान ये लाइनें बनती थी, सही है। तो ये आपके पास इस तरीके से लाइनें बन रही होती थी एन टू एस। तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये भी आपने प्रैक्टिकल करके देखा था कि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से साउथ पे जाके कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि एक वायर को कंडक्टर को लगाते हैं, इसको बैटरी से ज्वाइन करते हैं और दरमियान में एक गत्ता होता है जो कि इंसुलेटर होता है, उस पर कंपास को रखकर करंट फ्लो कराकर कंपास को रखकर हम रीडिंग लेते हैं। तो ये कैसा दिखता है, हमें सर्कुलर दिख रहा होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हम कभी किसी वायर से करंट फ्लो कराते हैं तो वो अपने अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब इसके बाद अगर किसी वायर में करंट इस तरीके से नीचे से ऊपर के जाने फ्लो हो रहा है, सही, करंट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड होगा वो यूं होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखें, थंब इज अ करंट, राइट हैंड में थंब करंट होता है और ये फोर फिंगर इज अ फील्ड लाइन, मतलब ये यूं इन होगा और यहां से आउट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, देखें जो हमारा राइट हैंड होता है उसको मैं यूं ऊपर उठाऊं तो इस निशान को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, अपनी घड़ी से देख लीजिएगा, और राइट हैंड को नीचे लाएं तो इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बनेगा यू, तो मतलब ये अपने अराउंड एंटी क्लॉकवाइज जो है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। आप इसको राइट हैंड से देख सकते हैं, अपने राइट हैंड को देखें, यूं रखें, थंब को ऊपर एरो से मिलाएं और देखो लाइन, फील्ड लाइन यहां से एंटर होगा और यहां से इधर से एंटर होगा, इधर से आउट होगा, मतलब इधर फील्ड इनवर्ड होगा, सही है, और इस तरीके से यहां पे फील्ड आउटवर्ड होगा, मतलब इधर इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा, और इधर आउटसाइड होगा, सही। इनसाइड को हम क्रॉस के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, आउटवर्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी किसी वायर में करंट नीचे से ऊपर के जाने फ्लो कराओगे तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, सही, उस कंडीशन में हमारे पास, सही है बेटा, कि एंटी क्लॉकवाइज फील्ड बनते हैं। और इस तरीके से हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया, सही है, कि एक जानिब इनवर्ट फील्ड होगा और एक जानिब आउटवर्ड फील्ड होगा। अच्छा, इसी चीज को हम राइट हैंड पाम रूल से भी निकालते हैं। पाम मतलब ये मेरा हथेली, सही है ना, ये देखें, ये पाम रूल। पाम रूल क्या है कि देखिए करंट ऊपर जा रहा है तो मेरे हाथ का पाम जो है वो इनसाइड है बोर्ड के, तो इनवर्ट फील्ड है, और इधर देखें तो करंट ऊपर जा रहा है लेकिन मेरे हाथ का जो पाम है वो बाहर है, तो आउटवर्ड। एक ये भी होता है, एक तो हम राइट हैंड करल रूल को यूं अप्लाई कर दें, सही है, तो उससे भी पता चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज है। और इनवर्ड आउटवर्ड निकालने के लिए देखो, अब मैंने अपने हाथ को उस जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है मैं उस तरफ किया, तो ये मेरा जो हाथ का हथेली है वो अंदर चला गया, तो इनवर्ड फील्ड है। और इधर अगर मैं इस साइड पे यहाँ पे निकालना चाह रहा तो आउटवर्ड। मतलब मैं एक आपसे सवाल पूछूं कि एक वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, पी पॉइंट पे फील्ड कैसा होगा और क्यू पॉइंट पे फील्ड कैसा होगा, यहाँ क्या इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो आपने हाथ को यूं रखिएगा पॉइंट पी की तरफ, हाथ का पाम अंदर चला गया तो इनवर्ड होगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्यू की तरफ हाथ को करूंगा तो क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा।
ये है स्टूडेंट, इस तरीके से हमें इनवर्ड आउटवर्ड किसी वायर के दोनों जाने फील्ड को आप बता सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से भी और राइट हैंड, सही है, करंट रूल के मुताबिक। अब मैं इसी तरीके से एक एग्जांपल और, जब किसी वायर में करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, सही है, तो अब थंब को नीचे रखा तो यहां से इनवर्ड और उधर से आउटवर्ड, तो इस कंडीशन में जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, इधर से इनवर्ड होगा और इधर से आउटवर्ड। पाम रूल भी लगा के देख लें, थंब को नीचे गया, इधर से इनवर्ड और इधर से आउटवर्ड, तो यहाँ पे सही है डॉट होगा आउटवर्ड और यहाँ पे क्रॉस होगा मतलब इनवर्ड। तो याद रखिएगा इस दो मेथड से हम इनवर्ड आउटवर्ड फील्ड को मालूम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई होंगी। जी बच्चों, अगर बातें क्लियर हो गई तो डन कर दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू। आगे स्टूडेंट, अब हम, ये तो हमने किसी वायर से जब भी हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और कब इनवर्ड होगा, कब क्लॉकवाइज होगा और कब एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस केस में एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस केस में क्लॉकवाइज होगा। आगे अब हम इसके हवाले से और भी बातें करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अब हम मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे चार्ज पे लगने वाली। तो मैग्नेटिक फोर्स, सही है, फोर्स ऑन द चार्ज, मतलब मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पे लगे, इसके हवाले से बात करते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज को एंटर कर रहे हो आप, सही है, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज को एंटर कर रहे हैं, तो इस पे, इस चार्ज पे ये फील्ड जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पॉइंट से एनटीएस में 3 दफा सवाल बना, आप अपनी बुक में देखिएगा 3 पॉइंट लिखा हुआ है इसके हवाले से। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है उसके फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखिएगा 3 पॉइंट बना के लिखा होगा, सही है। तो आप लिख लें इसके बारे में कि किसी चार्ज को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम चार्ज को एंटर कर रहे हैं, तो इस पे जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स उसके बारे में सवाल बना एनटीएस में। क्या पॉइंट था, पहला पॉइंट लिख लें कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखें, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दूसरा पॉइंट, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ये स्पीड ऑफ चार्ज, the force is directly proportional to the speed of moving charge। तीसरा पॉइंट, force is directly proportional to the magnetic field of inductions। यहां पे फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ, सही, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल है, और इस कंडीशन में स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज के प्रोपोर्शनल है फोर्स, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही है। ये आपके पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक के अंदर है। ये एनटीएस में 2-3 दफा सवाल बना कि किसी चार्ज पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है।
तो एक पॉइंट बना के फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। दूसरा पॉइंट आपके पास बुक में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज के भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन एंगल के, साइन थीटा के, मतलब एंगल बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। इन सबको जब आप कंबाइन करते हो तो आपकी इक्वेशन यूं बन जाती है, F बराबर होता है QVB साइन थीटा। F बराबर होता है, पहले के Q के भी प्रोपोर्शनल है, V के भी प्रोपोर्शनल है, B के भी प्रोपोर्शनल है, साइन का, तो F बराबर है QVB साइन थीटा। इस फॉर्मूले को उस वक्त अप्लाई करते हैं जब किसी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो हम अप्लाई कर सकते हैं। एक ILV साइन थीटा होता है, वो किसी वायर कंडक्टर पे अप्लाई करते हैं, किसी वायर पे, लेकिन चार्ज पे अगर फोर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, QVB साइन थीटा। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं फोर्स की, तो किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। कौन से एंगल पे होगा भाई, 90 डिग्री के ऊपर ये मैक्सिमम होगा कि F की वैल्यू, क्योंकि साइन 90 जो होता है 1 के बराबर होते हैं, तो F किसके बराबर हो जाएगा, QVB के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मिनिमम कब होंगे, जब एंगल 0 होगा, क्योंकि साइन 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो इस केस में यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, 0। याद रखिएगा मैक्सिमम 90 डिग्री के ऊपर होगा और मिनिमम कब होगा, जब एंगल सही है 0 डिग्री होंगी। जब एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, मैक्सिमम 90 पे और मिनिमम 0 पे। अब यूनिट निकालना चाहते हैं बी की, यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात करते हैं। तो अगर मैं यहां से बी डिटरमाइन करूं, ये F अपॉन QV हो जाएगा। तो बी की यूनिट क्या है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, V की यूनिट क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है। यूं हो गया, देख ले, फोर्स है न्यूटन, चार्ज है कूलम, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। अब हम इस कंडीशन में ये आपके पास कूलम पर सेकंड, इसको इसके नीचे लिया है, और मीटर, भाई कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है, भाई कूलम पर सेकंड एम्पियर होते हैं, ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट होता है न्यूटन एम्पियर मीटर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में टेस्ला ने बताया था, तो ये टेस्ला के बराबर भी होता है, सही है। यही वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। अच्छा, ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड की ये 3 यूनिट होती है, ये तीनों ऐसा यूनिट है, इनमें कोई कन्वर्जन नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1 न्यूटन, सही है, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर 1 टेस्ला के बराबर है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ये तीनों एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है, इनमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, नोट कीजिएगा सर, ये तीनों एसआई यूनिट है, इनमें कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में स्टूडेंट कहा जा रहा है कि फोर्स साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सही है, और उसमें लिखा हुआ है एंगल बिटवीन V एंड B, एंगल V और B का होता है। क्यों एंगल V और B का होता है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ये दोनों वेक्टर है, चार्ज स्केलर होता है। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा हटाऊं, आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा होगा ना, A क्रॉस B, AB साइन थीटा होता है। तो फोर्स जैसा कि स्टूडेंट QVB साइन थीटा है, तो आप अगर यहां से इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो चार्ज स्केलर होता है V क्रॉस। तो साइन एंगल किसके दरमियान है, V और B का है ना, क्योंकि V यहां पे क्या है, वेक्टर है, और B भी क्या है, वेक्टर है, सही। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, ये आप इसका वेक्टर फॉर्म है, सही है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो देखो यहां से भी हमें पॉइंट नंबर 4 बीट हो गया। पॉइंट नंबर 4 में
एफ फोर्स जो होता है वो साइन एंगल के प्रोपोर्शनल होता है, और ये एंगल किसके दरम्यान बनता है, वी और बी के, क्योंकि वी और बी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिएगा, नोट करें इसे, फिर हम आगे चलेंगे। तो ये किसी चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होने वाली फोर्स के लिए फॉर्मूला है। अच्छा, इस टॉपिक से स्टूडेंट ये जो 3 पॉइंट शुरू के 3 पॉइंट है, ये आपके पास पेपर में आया था बेटा। ये शुरू के 3 पॉइंट कह रहे हैं बता दें, तो ये 3 पॉइंट है बेटा जो एनटीएस में बनता है। क्या कि चार्ज पे, सही है, किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करें तो उस पे एक्सपीरियंस फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, स्पीड ऑफ मूविंग चार्ज, सही है, और थर्ड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। बुक में देखिएगा, ये आपके पास 3 पॉइंट ऐसे लिखा होगा। ये एनटीएस के अंदर 3 से 4 दफा सवाल बन चुका है अब तक। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है बेटा, कह रहे हैं क्या मतलब थर्ड पॉइंट का, तो थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि जो चार्ज पे लगने वाली फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मतलब मैग्नेट का पावर कम होगा तो फोर्स कम अप्लाई करेगा चार्ज पे, सही है। मैग्नेट का पावर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा चार्ज पे। फॉर्मूला उस वक्त यूज करते हैं जब किसी चार्ज पे लगने वाली फोर्स की बात की जाए। बेटा थर्ड पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड पे ले जा रहे हैं, उसका मैग्नेटिक पावर कम है तो कम फोर्स लगाएगा, अगर उसका मैग्नेटिक पावर ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो इसलिए कहा गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा लास्ट पॉइंट वेक्टर वाले को देख लो, ये वेक्टर इक्वेशन है कि एफ साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, और फिर मैंने कहा एंगल बिटवीन वी एंड डी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आप वेक्टर फॉर्म में देख लें कि फोर्स एंगल किसके दरम्यान बन रहा है, वेलोसिटी और, सही। आगे देखिएगा, इसको नोट कर लें एक दफा, सही है, देख लें जी। ओके, क्लियर हो गया अब ये यूनिट देख लें। इसका यूनिट 1 न्यूटन एम्पियर मीटर भी ऐसा यूनिट है, 1 टेस्ला के बराबर है, यही 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। यूनिट ऑफ बी बेटा ये है, बताया ना कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, 1 न्यूटन एम्पियर मीटर, या 1 टेस्ला, या 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया, फयाज साहब कह रहे हैं, मोहम्मद फयाज, तो देखिएगा लास्ट पॉइंट में क्या समझना है। लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं फोर्स जो है ना, ये चार्ज आएगा तो कुछ एंगल बनाकर आएगा। भाई चार्ज जब एंटर होगा तो कोई एंगल बनाएगा, तो 90 का अगर एंगल बनाएगा तो मैक्सिमम फोर्स होगा, उसको ज्यादा फोर्स लगेगा, और एंगल 0 का बनाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फोर्स साइन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल बिटवीन वी एंड बी। एंगल वी और बी का होता है, चार्ज का नहीं होता। एंगल वी और बी के दरमियान बनेगा क्योंकि वी और बी वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताया 4 पॉइंट में। दिखाइएगा,
हो गया क्लियर बेटा? अब ये भाई इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आते हैं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, आप पूछ रहे हैं कि चैप्टर में न्यूमेरिकल भी आएगा, तो इंशाल्लाह आएगा इंशाल्लाह आगे। ओके सही है। आगे हम, सही ये हो गया डन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे किसी वायर पे, किसी कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स के हवाले से हम बात करेंगे। ये तो फोर्स ऑन चार्ज था, अब हम किसी कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स के हवाले से बात करना चाहते हैं। अब हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन सही ऑन अ वायर, किसी वायर या कंडक्टर, मतलब कंडक्टर वायर पूरा कंप्लीट, एक वहां पे चार्ज की बात थी। इससे पहले जो भी टॉपिक हमने पढ़ा था वो किसी चार्ज पे लगने वाली फोर्स की बात कर रहे थे। अब हम कंप्लीटली कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स, मतलब जैसे कि एक चार्ज की बात है, अब ये पूरा वायर है या पूरा कंडक्टर है, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखें, किसी वायर पे लगने वाली फोर्स का फॉर्मूला F_I_L_B साइन थीटा होता है। सही, F का फॉर्मूला क्या होता है? ILB, सही है, साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई कीजिएगा जब किसी वायर या कंडक्टर की बात की जाए। चार्ज की बात की जाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें। सही है, किसी चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स निकालनी हो तो आप किससे निकालिएगा? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन किसी, सही है स्टूडेंट, वायर पे लगने वाली फोर्स या किसी कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स निकालना हो तो ILB साइन थीटा, I करंट है, L लेंथ है और B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये I करंट स्केलर होता है, ये L क्रॉस क्या होगा? ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में U दिखाएगा, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, चैप्टर 13 में मैंने बताया था। तो यहाँ पे साइन एंगल किसके दरम्यान है? L और B के दरम्यान, सही है, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, ये वेक्टर फॉर्म है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, लेंथ अगर वेक्टर हो तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। सही है, अगर लेंथ स्केलर होता तो उसको हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस। तो यहां पे जो लेंथ है वो वेक्टर है, यहां पे जो लेंथ है बेटा, सही है, ये वेक्टर है, तो इसको हम क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत फर्क होता है जी। मोशन में पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या सेम क्वांटिटी तो नहीं होते ना, ये डिफरेंट होते हैं ना बेटा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत फर्क होता है, अलग अलग क्वांटिटी होते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस R है, इस सर्कल का रेडियस R है, सही है, और मैं आपसे पूछता हूं कि एक पार्टिकल पॉइंट A से मूव करके B पे जाता है, इसका डिस्टेंस बता दें और इसका डिस्प्लेसमेंट बता दें, कौन आंसर बताएगा? ये मोशन का सवाल है, चैप्टर नंबर 3 मोशन का सवाल है। इस सर्कल में एक पार्टिकल A से B मूव कर रहा है, इसका डिस्टेंस भी बता दें और डिस्प्लेसमेंट भी बता दें। कौन मैसेज करता है? मैं देखता हूं कौन राइट आंसर बता रहा है, जल्दी। डिस्टेंस एक बच्चा कह रहा है 2r, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो भी 2r, किसी ने 2r डिस्प्लेसमेंट भी बताया हुआ है, किसी ने कहा डिस्टेंस r और डिस्प्लेसमेंट 2r। देखें, क्या देख लीजिएगा, देखो बेटा, डिस्टेंस ये होता है, इस चीज को डिस्टेंस कह रहे हैं आप, और डिस्प्लेसमेंट इसे कहते हैं हम, सही है, ये है डिस्प्लेसमेंट, सही है, और ये जो है ना, ये डिस्टेंस है। तो इसका रेडियस अभी हमारे पास कितना है? r। तो पूरा A से B तक डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? r प्लस r, मतलब 2r, डिस्प्लेसमेंट तो 2r होगा, लेकिन डिस्टेंस 2r नहीं होगा। आप डिस्प्लेसमेंट को कितना लीजिएगा? 2r। डिस्टेंस कितना होगा? एक सर्कल का पूरा जो होता है वो 2 पाई r होता है, मतलब एक सर्कल का पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है? एक चक्कर पूरा कितना होता है? 2 पाई r। इसका आधा कितना होगा? पाई r। तो डिस्प्लेसमेंट पाई r होगा, डिस्टेंस 2r होगा।
भाई एक सर्कल 2 पाई आर होता है, तो आधा सर्कल कितना होगा? 2 पाई आर का आधा कर लो, कितना होगा? पाई आर होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट 2 आर और डिस्टेंस पाई आर। ओके, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से? ओके, सही है। अच्छा, तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि यहां पे लेंथ वेक्टर है तो हम इसे, लेंथ क्योंकि वेक्टर है तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। और अगर मतलब जब भी याद रखिएगा इस फॉर्मूले को पढ़ते हुए, लेंथ क्योंकि वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट लेना, डिस्टेंस नहीं लेना। अच्छा, ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो गया, जो कि मैं मोशन के हवाले से ऐसी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा था ताकि हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ जाए। अच्छा, अब बेटा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मैक्सिमम फोर्स निकालना चाहें यहां पे, मैक्सिमम फोर्स, तो एंगल कितना लोगे? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 आपके पास किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो ये एफ का फॉर्मूला आई एल बी हो जाएगा। मैक्सिमम फोर्स 90 में यहां पे भी होगा और आई एल बी बन जाएगा। मिनिमम फोर्स, एंगल की वैल्यू 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है? 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स का पता चल गया। तो ये नोट कीजिएगा। फर्दर आगे हम इसकी डायरेक्शन के हवाले से बात करेंगे। अक्सर हमारा सवाल इनके डायरेक्शन का बनता है, जो कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफ, बी और आई की डायरेक्शन की बात करेंगे। मतलब इनको हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, किस तरीके से इनमें से। देखें, मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन हमेशा पता होगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एन से शुरू होता है और एस पे खत्म होता है। ये नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे कंप्लीट होते हैं। ये आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे, और अगर पूछें तो आप राइट आंसर क्या बताइएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू एन टू एस बताइएगा। भाई लेंथ सवाल है जवेरिया हाशमी का कि लेंथ क्यों वेक्टर है? लेंथ वेक्टर नहीं है। यहां पे लेंथ वेक्टर है, इस फॉर्मूले में लेंथ वेक्टर है, हर जगह लेंथ वेक्टर नहीं है। इस फॉर्मूले में लेंथ वेक्टर है। आप देख ले, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट किसके दरमियान है? एल और बी के दरमियान, और वहां पे करंट स्केलर है। लेंथ हर जगह वेक्टर नहीं होता। मैंने कहा लेंथ अगर वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ अगर स्केलर है तो डिस्टेंस है, ये बताया। जी, बातें क्लियर हो गई बेटा? अगर क्लियर हो गई तो बता दें। डिस्प्लेसमेंट कैसे है? कुछ बच्चों को क्लियर हो गया, वो यस सर कह रहे हैं। अच्छा, जिसे ये प्रॉब्लम है ना लेंथ वाला मसला, वो हैंड रेज करे, मैं उससे बात करूंगा, उनको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। जल्दी। हाँ, ये बात कराएंगे जरवेरिया हाशमी से, बात करें। जी बेटा, कर दिया माइक अनम्यूट, बोलो। जी जवेरिया, माइक आपका अनम्यूट कर दिया, बोलिएगा बेटा। बेटा बोले। जवेरिया, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, आप बोले, मैं आपको सुन सकता हूं। जी बेटा, जल्दी कर लें ताकि फिर मैं दूसरे टॉपिक आगे भी चलूं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? साइलेंट कर, ऐसे साइलेंट कर दें। जी बेटा जल्दी बोले बेटा, मैं टाइम दे रहा हूं, फिर आप लिख कर पूछ रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं आप मुझसे बात कर लें तो बेटा लिखना तो बेवकूफी है ना, आप बात कर लें, ज्यादा आपको समझ में आएगा।
जी, मतलब किसी का कोई सवाल नहीं है, आगे चलूं मैं? ये मोहम्मद उजैर से बात करें। बेटा आप लोग बहुत देर करते हो, जब मैंने कहा हैंड रेज करें तो फटाफट मुझसे जल्दी जल्दी बात करो, आप टाइम जाया कर रहे हो, जल्दी करें, इसको ऑन करें। ये मोहम्मद उजैर को क्या, जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो आपने सर्किल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझाया था वो समझा दें जल्दी से। मैं समझा देता हूँ बेटा, देखो मैंने ये कहा कि ये सर्कल है, एक पॉइंट ए है ये और ये बी है, इसका रेडियस आर है। तो बेटा देखो किसी सर्कल में डिस्टेंस ये होता है, ऐसे ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, फिजिक्स में टीचर ने बताया होगा कि देखें ये ए है और ये बी है, इस चीज को डिस्टेंस कहते हैं, इसको शॉर्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ये वाला फासला है, तो इधर अगर आर है तो ये भी आर होगा ना रेडियस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r हो गया, सही है। और पूरा जो सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल कितना होता है, 2πr होता है, तो उसका यस आधा सर। कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल कर लो, πr। 2 पाई हम क्या लेंगे, πr। पाई। ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा अभी एक चीज और सुनिएगा, बाद बच्चे कह रहे हैं ठीक कि बेटा सर। देखो, बाद बच्चे कह रहे हैं सर लेंथ कैसे वेक्टर, भाई लेंथ वेक्टर नहीं है, लेंथ स्केलर भी हो सकता है, लेंथ वेक्टर भी हो सकता है, यहाँ पे लेंथ वेक्टर है तो वो डिस्प्लेसमेंट है। सही है, जब लेंथ वेक्टर होगा तो भाई इस इक्वेशन में तो लेंथ वेक्टर है ना, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। हाँ, यस अगर सर। स्केलर होता तो डिस्टेंस होता अभी, लेकिन इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में क्या है, वेक्टर है ना बेटा, तो वेक्टर। इसलिए ये यस यहाँ सर। पे डिस्प्लेसमेंट है। बस ये है थैंक कहानी। यू। अब मेरे ख्याल से डन कर दीजिएगा, तो फिर मैं आगे चलूंगा बेटा। और किसी का कोई सवाल है? सर सर मुझे पूछना था कि ना मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर हम लेंथ को ले रहे हैं तो उसको तो हम एस से डिनोट करते हैं ना। ऐसे करने को मसला नहीं है, वो तो रिप्रेजेंट का जो मसला होता है वो तो छोड़ दें, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि लेंथ अगर वेक्टर होगा तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और लेंथ अगर स्केलर होगा तो डिस्टेंस लेंगे, सही है ना। उस रिप्रेजेंट वाली बात जो आप मोशन में कैसे करते हैं वैसे ही करें, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप यही कहना चाह रही है कि यहाँ पे ये एल लिखा हुआ है तो इसको आप क्यों डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, एस लिख दें, ये कहना चाह रही है ना बेटा। जी सर। वो कोई मसला नहीं हो तो होता है, आप यहाँ पे इन्होंने क्योंकि एल से रिप्रेजेंट किया हुआ बुक में तो हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, ओके सर। सही है। अच्छा आगे देखिएगा, अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। बेटा आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लिया करें, जब भी आप देखें, जब मैं बोलूँ ना मुझसे बात करना है तो फोन से हैंड रेज करें, मैं यहाँ से माइक अनम्यूट करूंगा, फोन से पूछ ले भाई, लिख कर पूछ के बाद का मुझे समझ में नहीं आता या बहुत जल्दी मैसेज आ रहा होता है तो वो आगे चला जाता है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ बहुत सारे सवाल, तो आप मुझसे बात कर लें, कोई मसला ही नहीं है। जल्दी हो जाएगा, फिर आपका भी मसला जल्दी होगा हल, और मैं भी इस टॉपिक को जल्दी कवर कर लूंगा, तो कोई क्या करें कि मुझसे बात करना है। अच्छा देखिए बेटा, अब स्टूडेंट हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बी की डायरेक्शन कभी भी नहीं पूछेंगे आपसे, हमेशा किसकी पूछेंगे, एफ या फिर आई पूछेंगे। देखें कोई दो गिवन होगा, अगर मैं एफ और बी गिवन दूंगा तो मैं करंट की डायरेक्शन पूछूंगा, अगर मैं आपको एफ और बी गिवन दूंगा तो मैं क्या पूछूंगा आपसे, सही है, आई। और अगर मैं आई और बी गिवन दूंगा तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, फोर्स पूछ रहा हूँ, ये होता है। तो सुनिएगा, इसको हम लेफ्ट हैंड रूल से पढ़ते हैं, वैसे राइट हैंड से भी पढ़ सकते हैं। आपके लेफ्ट हैंड में, जैसे मेरा लेफ्ट हैंड है, सही है, ये मैं अपने लेफ्ट हैंड को बनाया हूं, ये लेफ्ट हैंड है, ओके। ये लेफ्ट हैंड में जो थंब होता है एफ बी आई, ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये करंट होता है। आप अपने हाथ में सबसे पहले लिख लें कि लेफ्ट हैंड में ये आपके पास फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाला क्या है, करंट है स्टूडेंट, सही है। ये हमारे पास फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, और ये आपके पास करंट है। सबसे पहले तो आप अपने लेफ्ट हैंड में इसको लिख लीजिएगा। अच्छा ये काम आप राइट हैंड से भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आप लेफ्ट से ही करें या राइट से करें, हम इसको लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि लेफ्ट हैंड में एफ बी आई ये फोर्स है, ये करंट
ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला करंट है, लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें ये फोर्स है, ये करंट है, और सही है ये आपके पास इसी तरीके से, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट है, उल्टा इधर से काउंट करेंगे FBI। इसमें हम FBI यहां से ले रहे हैं और राइट हैंड में हम इधर से लेते हैं उल्टा। तो हम एक एक पढ़ेंगे, अगर दोनों पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड से पढ़ेंगे इसको, सही है। वैसे आप अगर कोई कहेगा कि राइट हैंड से भी बता दें तो मैं राइट हैंड से भी वही चीज दिखा दूंगा। तो देखिएगा, लेफ्ट हैंड को अगर अपने बोर्ड पे यू रखें कॉपी पे, तो यहाँ पे थंब क्या चीज है, यहाँ पे थंब फोर्स है, और दरमियान वाला फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ एक, तो देखिएगा कि ये क्या चीज है, फोर्स है, ये क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस जानिब है, फोर्स डाउनवर्ड है, तो करंट पे बोर्ड के अंदर जा रहा है, करंट, ये करंट वाला फिंगर बोर्ड के अंदर जा रहा है बेटा, देखो करंट बोर्ड के इनसाइड जा रहा है। तो मैं इनसाइड तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं डायगोनल में ड्रॉ कर दूंगा। तो जब पेपर आपकी कॉपी के इनसाइड करंट जा रहा होगा तो आप समझ जाइएगा फोर्स डाउनवर्ड होगा। देखें, मैंने कहा जब आपकी कॉपी के अंदर करंट जा रहा होगा, आप कॉपी में पढ़ लोगे, पेपर भी आएगा तो वो कॉपी में ही होगा, पेज होगा, तो पेज में करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ दिखाएंगे तो आप फोर्स डाउनवर्ड ले लीजिएगा। ये इसका उलट कर लूं, ये मैग्नेटिक फील्ड, सही है, ये थंब जो है वो फोर्स है ऊपर, सही है, और करंट कहाँ आ रहा है भाई, बाहर आ रहा है। ये बाहर करंट को मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये दो डायग्राम हैं जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, सही। तो पहले वाले डायग्राम के मुताबिक आप देखिएगा, जो पहला वाला डायग्राम है, देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ है, N to S है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज हुआ। मतलब हमें समझ में आया कि जब पेपर के बोर्ड के अंदर करंट जा रहा है, मतलब आपकी कॉपी के पेपर के इनसाइड करंट जा रहा होगा, तो फोर्स डाउनवर्ड होंगे। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, सही है। जब आपके पास कॉपी के इनसाइड करंट जाएगा तो फोर्स डाउनवर्ड होंगे, और जब कॉपी से बाहर आ रहा होगा तो उस कंडीशन में फोर्स अपवर्ड होंगे। फिर मैं इस चीज को लेफ्ट हैंड रूल आप सबसे पहले अपने हाथ में लिख लें, ये F है, ये B है और I है, ये लिख लें, वरना आप बार बार भूल जाएंगे FBI। तो देखो ये इनसाइड जा रहा है करंट, ये करंट है, पेपर के बोर्ड के अंदर है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है और ये वाला फोर्स है डाउनवर्ड। इसका उल्टा किया तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही होगा, हमेशा N to S होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होता है। तो ये देखो इस तरीके से, ये इधर है, फोर्स अपवर्ड और करंट बाहर आ रहा है। मैं बाहर यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए हम डायगोनल बनाते हैं। तो ये दो डायग्राम हमें याद रखना है। अब मैं इससे आपको कुछ सही एग्जाम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, कुछ बातें आप बताइएगा मुझे। देखें, फर्ज कर लें कि हमारे पास एक सवाल है, मैं एक सवाल आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा जिसमें आपके पास कहा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ये मैग्नेट का N है, नॉर्थ पोल, और ये मैग्नेट का S है। इसमें एक वायर में करंट, ये एरो स्टूडेंट करंट की डायरेक्शन है, करंट इनसाइड जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है N to S है। फोर्स बता दें, फोर्स की डायरेक्शन बता दें कहां होगा जी, कौन बताएगा जल्दी, इसका राइट आंसर कौन बता रहा है जी, डाउनवर्ड कह रहे हैं, राइट आंसर है बेटा, डाउनवर्ड राइट आंसर है। क्यों, मैंने कहा जब भी कॉपी के इनसाइड करंट जा रहा होगा तो फोर्स हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। देखें, ये आपके पास करंट है, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है, तो करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा N to S होगा, N से S की तरफ रखा, तो फोर्स हम नीचे आ गया, तो फोर्स कहां होगा, सही है, डाउनवर्ड होगा। अच्छा, इसके बाद एक सवाल और मुझे बताइएगा, इसी तरीके से ये मैग्नेट का N है और ये मैग्नेट का S है, यहाँ पे इसमें करंट बाहर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी पेपर से करंट बाहर आएगा तो फोर्स कहां होगा जी, अपवर्ड होगा, सही है, अपवर्ड बता रहे हैं आप, सही है, वेरी गुड। देखो इसमें फोर्स, करंट बाहर आ रहा है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, N to S रखा, ये करंट है, ये बाहर आ रहा, तो थंब कहां चला गया, ऊपर, तो इसमें तो डाउनवर्ड था,
फोर्स, और इसमें फोर्स अपवर्ड है। नोट कीजिएगा इन दोनों डायग्राम को, ऐसे सवालात बन जाते हैं डायग्राम के मदद से। बस सही है। टाइम कितना हो रहा है? 3-4 मिनट है ना। अच्छा, अब जो है ना टाइम कम है, तो आप में से जिन लोगों को सवाल पूछना है इस टॉपिक पे, वैसे इसके हवाले से इंशाल्लाह अगली क्लास में हम और तफसील से इस पे बात करेंगे। आप में से जिनको सवाल पूछना है वो हैंड रेज करें, मैं उससे बात करके ये समझा दूंगा जल्दी, क्योंकि ये लिखकर सवाल से इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा। आप मुझसे बात कर लें जल्दी, मैं इसको एंड करूंगा इस क्लास को, और जो भी है स्टूडेंट मुझसे बात कर लें। नूरुस्सबा ने भी कुछ पूछा है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मेहदी नकवी, सही है। ये सब आप हैंड रेज करें, मैं आपका आंसर देता हूँ। लाइबा से बात करना है, लाइबा आरिफ से। जी बेटा, आप लोग भी जल्दी आ जाएं यहाँ पे। हाँ, लाइबा से पहले बात कर दें। लाइबा बेटा बोलो। सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये लेफ्ट हैंड पे तो सही है, लेकिन राइट हैंड पे हम इसको कैसे जज करेंगे? राइट हैंड पे भी हो जाएगा, लेकिन आप दोनों के चक्कर में पड़ोगे, भूल जाओगे। राइट हैंड में सुनिए, ये मेरा राइट हैंड है, ये क्या है, सही है। यहाँ पे ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट है, सही है। तो राइट हैंड में ये देखो, राइट हैंड में थंब आपके पास क्या है, तो ये देखो ये फोर्स है, थंब यहाँ पे करंट है उल्टा। तो अब ये देखो करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में N2S है, सॉरी मैंने यहाँ पे इस कंडीशन, सॉरी ये देखिएगा, ये F है, ये B है, और ये I है। तो I यहाँ पे देखो अंदर जा रहा है, I थंब अंदर जाएगा, I थंब यहाँ पे करंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गया, वही आया जी बेटा। जी जी तो भाई सही है। चीज बन गया, इसमें भी देख लो वही चीज बन रहा है। तो बात ये कि भाई एक चीज से करना है। अब आपको राइट हैंड की बात करनी है, या राइट हैंड पे रखो या लेफ्ट हैंड पे रखो, तो लेफ्ट हैंड, मैं लेफ्ट हैंड से पढ़ाता हूँ, राइट से भी वही आएगा, लेफ्ट से भी। एक पढ़ो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, सही है। तो लेफ्ट हैंड याद रखो, क्योंकि राइट हैंड से हम फर्दर बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, सॉलिनॉइड है और बहुत सारी चीजें, इसलिए हम लेफ्ट हैंड पे ये वाला काम रख रहे हैं। सही हो गया क्लियर बेटा? और सर जो जी राइट जी बेटा हैंड बोलो। वो और इसमें डिफरेंस मतलब है ना बहुत बड़ा, ऐसे तो नहीं हो सकता ये क्वेश्चंस? नहीं, कोई ऐसा फर्क नहीं आता। इंडक्शन करंट के लिए बाद लोग यूज करते हैं, लेकिन हमारा इतना ज्यादा इंडक्शन करंट का टॉपिक नहीं है, वो फेडरल बोर्ड वगैरह में होता है, तो आप लेफ्ट से भी निकाल सकते हो, मसला नहीं आएगा। अच्छा, इसके बाद बात कराएं नूरुस्सबा से। जी बेटा। अस्सलामुअलैकुम सर। हाँ जी बेटा बोलें। जी सर, मैंने इंटर में ना राइट हैंड रूल पढ़ा है, तो एक ही मुझे अब बात, ये अभी मैंने लेफ्ट राइट वाले से में भी दिखाया, कंफ्यूजन हो अभी रही है। मैंने आप राइट दोबारा से रिपीट कर दें प्लीज, फिंगर्स को राइट कैसे रखना है। नहीं, आप मुझे लेफ्ट में ही बता दें, लेफ्ट वाला ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। FBI, FBI देखो, लेफ्ट जो है ना हमारा हैंड ज्यादा आसानी से हो जाता है। FBI थंब फोर्स है, सही है, ये दरमियान वाला मैग्नेटिक फील्ड है, ये I है। तो ये देखो इसको हमने इनसाइड रखा, क्योंकि करंट अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड N2S होता है, मैग्नेट से पता चला, सही है। तो थंब नीचे आ गया डाउनवर्ड, सही है। अब ये देखो इसमें करंट बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड N2S से थंब ऊपर आ गया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल याद भी कर सकते हैं आप इसको, कि जब भी पेपर के इनसाइड करंट जा रहा होगा ना, फोर्स डाउनवर्ड होगा। पेपर से बाहर करंट आ रहा होगा ना, मतलब हमारे कॉपी में आप बनाइएगा तो करंट बाहर आता हुआ दिख रहा है, तो फोर्स अपवर्ड होगा। ऐसे याद रख लें आप, यू भी कर सकते हैं आप, सही है बेटा? समझ गए होंगे आप? थैंक यू। ओके, जी और सर, बात थैंक करें। यू। ओके थैंक यू बेटा। अच्छा, इसके बाद कौन है? अलीजा। अलीजा जहरा बेटा, अलीजा पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बस यही पूछना था राइट हैंड रूल का, कि आप मुझे बता दें क्या क्या होता है FBI राइट हैंड रूल में। देखो इनमें उल्टा है, देखें जैसे लेफ्ट हैंड में मैंने FBI यहां से लिखा है ना, उसको यहां से लिखिएगा, FBI उल्टा लिखेंगे, जी सर। सही है। ये वाला फोर्स होता है, ये B यही रहता है, और करंट ये बन जाता है, बस ये याद रखना है, सही है। थैंक यू। ओके, और कौन है? हाँ हो गया अलीजा। सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा बेटा, फातिमा माइक अनम्यूट।
उनके पास से नहीं हुआ ये। सर वही राइट हैंड रूल का पूछना तब समझ में आ ओके थैंक यू बेटा। तो और किसी का कोई सवाल हो? हाँ जी बेटा बोलें। सर मुझे ये पूछना था कि अगर वायर सर्कुलर है तो उस सिचुएशन में हम लेंथ को डिस्टेंस लेंगे, लाइक लेंथ स्केलर होगी। बेसिकली देखें स्टूडेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक तो हमारे इस फॉर्मूले से था ना। जैसे f का फॉर्मूला ILB sin थीटा है, तो हम साइन हटाएंगे तो I तो स्केलर होता है, तो लेंथ और B ये वेक्टर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये दोनों वेक्टर हैं। तो लेंथ के बारे में मैंने कहा अगर वेक्टर होगा तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर लेंथ स्केलर होगा तो वो आपके पास क्या होगा, सही है, डिस्टेंस होगा। आप कह रहे हैं किसी वायर को अगर यूं रख दें तो हम उसकी लेंथ हमेशा इस फॉर्मूले में अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये लेंथ नहीं लूंगा। अगर आप ये लेंथ 2 मीटर बता रही तो मैं नहीं लूंगा, मैं ये लूंगा, ये वाला, यहाँ पे ये वाला रखा है। सही है, ऐसे सवालात आगे हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। सही है ना? थैंक यू। ओके, और कोई है देख लें। फातिमा बेटा बोले। फातिमा कलीम वासलाम जी बेटा। सर मैग्नेटिक फील्ड ना पाम रूल से कैसे समझाते हैं? पाम रूल से बता दें, स्टार्टिंग में जो बताया था। पाम रूल हम राइट हैंड से करते हैं। जैसे कि देखें एक वायर है, सही है, मैंने कहा यहाँ पे P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है। मैंने कहा कि यहाँ पे फील्ड बता दें कैसा होगा, तो ये हमारा पाम है ना। तो मैंने थंब को करंट से मैच किया तो मेरे हाथ अंदर चला गया P की तरफ रखते हुए, तो ये इनवर्ट फील्ड होगा। फिर मैंने इधर Q पे पूछा, तो Q पे जब मैं Q की तरफ हाथ करूंगा तो मेरा हाथ पाम जो बाहर आ गया, तो ये आउटवर्ड फील्ड होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया। ओके सर, थैंक यू। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहीं से आगे बात करेंगे। तो ये सबसे बात हो गई। बात थोड़ा सवाल कर दे जी। नेहा फातिमा। सर जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर होगा तो क्या वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं, करेगा? जीरो होगा। हाँ, क्योंकि देखिए F का फॉर्मूला QVB sin थीटा होता है। आप यानी पैरेलल एंटर होगा तो एंगल जीरो रखोगे तो फोर्स क्या होगा, जीरो। तो कभी भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल एंटर नहीं होता। मैग्नेटिक फोर्स ओनली प्रोड्यूस, सही है, व्हेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज, सही, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सही, इन दिस केस मूव पैरेलल टू द फील्ड, तो देयर इज नो फोर्स। पैरेलल मूव नहीं कर सकता वो, हमेशा 90 डिग्री से या कुछ पर्टिकुलर एंगल से मूव करेगा, जीरो पे नहीं मूव कर सकता, फोर्स जीरो हो जाएंगे। सही है, आगे एक है, पूछ लिया था। सर मुझे ना राइट हैंड रूल समझा दें, समझ नहीं आ रहा। लेफ्ट हैंड रूल अगर क्लियर हो गया तो राइट हैंड रूल हम क्यों करें, अगर लेफ्ट हैंड आपको क्लियर हुआ है जी? सर फिर भी अच्छा, फिर भी चलो कोई मसला नहीं है। वैसे तो मैं एक बात पहले बता दूं स्टूडेंट, जितनी कम वर्किंग होगी, एप्टीट्यूड का रूल ये होता है कि आप चीजों को सिलेक्टिव करें और उन पे ही हमें पेपर में जाना है। आप दोनों करके जाएंगे, भूल गई, नहीं होगा। और आप दुनिया भर की किताब से सवाल लेकर आएगा, लेफ्ट हैंड से मैं डायरेक्शन निकाल कर आपको दिखाऊंगा। तो राइट हैंड के अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एफ है, ये उल्टा राइट हैंड में यहां से होता है, ये एफ हो जाता है, ये बी हो जाता है। अब जिनको लेफ्ट समझ में आया वो भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, उल्टा हो जाता है। सही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें ये वाला फिंगर फोर्स है, सही है, और ये करंट है। तो करंट अंदर जा रहा है, थंब को मैंने अंदर रखा तो फोर्स डाउनवर्ड है, देखो ये फोर्स है ना यहाँ पे। अब करंट अंदर जा रहा है और यू जी बेटा, जी ये हो गया, सर समझ, जी ये हो गया। अब आपको जो बेहतर लगता है वो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लेफ्ट से पढ़ें, क्योंकि राइट हैंड का और बहुत सारा काम है अभी आगे इसी चैप्टर के अंदर। तो लेफ्ट और राइट की कुछ डिविजन्स रखना पड़ेगा आपको, डिफरेंस रखना होगा। हो गया, सही है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, और जब भी मैं आपको बोलूँ ना क्वेश्चन पूछना है तो फौरन से आप फटाफट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें, जिनका भी क्वेश्चन हो। लिख के कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आगे चले जाते हैं, फिर मैं नहीं देख पाता, या बाद अगर मैं समझ नहीं पाता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। सही है, ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।